हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूं आप सभी का अपने चैनल मैथ्स बाय आलोक पर। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और आप सबकी प्रिपरेशन बहुत ही बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। आपके सामने आज मैं प्रैक्टिस सेट चौथा लेकर आया हूं इस यूपी पुलिस कांस्टेबल के री एग्जाम के लिए, और मैं उम्मीद करूंगा कि आप सब लोग सभी प्रैक्टिस सेट्स के क्वेश्चन सॉल्व कर चुके होंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपनी प्रिपरेशन कर भी रहे होंगे। और इसके साथ साथ मैं ये समझता हूँ कि आप सब लोग अब उस टाइम पर आ चुके हो जहाँ पर आप सबकी प्रिपरेशन बहुत ही कह सकते हैं कि 100% कंप्लीट हो चुकी होगी, और उसके साथ साथ आप प्रैक्टिस कर रहे होगे चीज़ों को लेके। रिवीजन आपका चल रहा होगा, आपके पास जो शॉर्ट से शॉर्ट नोट्स आ गए होंगे बन के, उन सभी को आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से रिवाइज कर रहे होगे और एकदम अब आप तैयार हो युद्ध में जाने के लिए, अपने झंडा गाड़ने के लिए आप तैयार हो एक तरीके से अगर देखा जाए। और आज इस सेट के साथ मैं आपको और भी बूस्ट करना चाहूँगा कि आपकी मैथ्स बहुत अच्छे तरीके से हो जाए और आप जब एग्ज़ाम में बैठो तो आपको एग्ज़ाम बहुत ही हल्का लगने लगे। तो आइए इसी के साथ शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। री एग्ज़ाम्स के लिए जो आज का प्रैक्टिस सेट्स है, प्रैक्टिस सेट में मैं चौथी क्लास लेकर आया हूँ आज, जिसमें हम पढ़ेंगे मैथ्स के बारे में। उससे पहले कुछ फॉर्मूलाज जो आपके लिए रिवीजन के फॉर्म में लेकर आता हूँ मैं हमेशा, और आज भी मैं कुछ फॉर्मूलाज अगर लिखवा दूँ यहाँ पर, तो हमेशा याद रखिएगा कि जब भी आपसे क्वेश्चन कहता है कि कभी भी हमारे पास अगर एक स्फीयर होता है, गोला होता है, और गोले का रेडियस या व्यास या त्रिज्या, रेडियस या त्रिज्या अगर दिया जाए, यहाँ पर आर दिया हुआ है, तो इसका मतलब उसका वॉल्यूम आयतन हो जाता है 4/3 गुणे पाई आर की पावर 3। ये याद रखिएगा। जब आपके पास कोई सिलेंडर आ जाता है, या बेलन आ जाता है, और बेलन में भी अगर आपके पास रेडियस आर और उसकी हाइट एच दी हुई हो, तो उसके लिए जो वॉल्यूम होगा, जिसके लिए जो आयतन का फॉर्मूला होगा, वो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। जब भी आपके पास कोई कोन या शंकु आ जाए, तो शंकु में अगर रेडियस आर दिया हुआ है और उसका हाइट भी अगर एच दिया हुआ है, तो इसके लिए शंकु का आयतन या वॉल्यूम में यहाँ पे लिखूंगा, तो आयतन जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये सारे फॉर्मूलाज आयतन के लिए हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में डायरेक्ट आता है, पूछा जाता है। जब भी आपसे कोई पूछता है कि किसी भी त्रिभुज में, अगर आपके पास कोई त्रिभुज है और इस त्रिभुज की भुजाएं अगर ए कॉमा बी कॉमा सी है, तो यहाँ पर आपके पास उस त्रिभुज का परिमाप कितना हो जाएगा, तो परिमाप आप बता देना। परिमाप बराबर हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, या अर्ध परिमाप की अगर बात करूंगा तो अर्ध परिमाप यहाँ से हो जाएगा। अर्ध परिमाप होता है एस होता है अर्ध परिमाप, इसका मतलब हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2, और यहाँ पर परिमाप को हम 2s से डिनोट करते हैं। अब त्रिभुज की त्रिज्या, अगर आप त्रिज्या नहीं बल्कि त्रिभुज का क्षेत्रफल आपसे अगर पूछा जा रहा है, तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला हो जाएगा, क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा अंडर रूट एस ब्रैकेट में एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, इस त्रिभुज का फॉर्मूला हो जाएगा। और अगर त्रिभुज आपके पास समबाहु आ जाता है, तो समबाहु त्रिभुज की अगर मैं बात करता हूँ, समबाहु त्रिभुज उस त्रिभुज में सभी भुजाएं एक समान होंगी, और उनकी भुजाएं अगर ए लेंथ की हैं, सभी भुजाएं अगर ए लेंथ की हैं, तो उस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा, उस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होगा, समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा वो हो जाएगा अंडर रूट 3 अपॉन में 4 ए स्क्वायर, रूट 3/4 ए स्क्वायर, उसका क्या हो जाएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो आप यहाँ से बेहतरीन तरीके से समझ सकते हो चीज़ों को। और इसके साथ हम अपना स्टार्ट करते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन है, यदि 4 कुर्सियां और 3 मेजों के मूल्य 2100 रुपए हैं और 5 कुर्सियों और 2 मेजों के मूल्य 1700 रुपए हैं, तो मैं यहाँ पर कुर्सियों को सी से, चेयर को सी से, तो 4C प्लस 3 टेबल की दाम अगर मैं बात करता हूँ तो 2100 रुपए हैं। इसी के साथ साथ अगर आप देखो तो 5 चेयर
प्लस 2 टेबल का जो मूल्य है या दाम है वो 1750 रुपये है। तो आप देखिए हमारे पास क्वेश्चन को सॉल्व करने के मेथड्स बहुत हैं, ठीक है, लेकिन आपको वो मेथड बताना है कि जो आपको एग्जाम में अप्लाई करने में बहुत ही आसानी हो। शॉर्ट मेथड बताने से मतलब ये नहीं कि आप क्वेश्चन को पढ़ के समझ ही ना पाओ और उस चीज़ को अप्लाई ना कर पाओ। तो यहाँ पर देखिए अगर मैं इनके मूल्यों को बराबर कर दे रहा हूँ या इनके मूल्यों का अगर मैं एलसीएम ले रहा हूँ, तो आप यहाँ से ये कह सकते हो कि यहाँ पर कुछ ना कुछ चेयर और टेबल के मूल्यों में रिलेशन आएगा। तो यहाँ पर अगर देखो तो 2100 और 1750 में मैं 2100 को क्या ले सकता हूँ, तो आप कह सकते हो 7 गुणे 300 या 70 गुणे 30। और यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ 70 गुणे 25, तो इसको मैं ले सकता हूँ 70 गुणे 25 और इसको मैं ले सकता हूँ 70 गुणे 30। तो यहां से देखो 30 और 25 का एलसीएम क्या आ जाएगा 150। 30 और 25 का अगर एलसीएम 150 आ गया, क्योंकि 70 हमारा कॉमन है उसके मतलब नहीं है, अगर 150 आ गया इसका मतलब हो गया कि इसको मैं गुणा करूंगा 5 से और इसको गुणा करूंगा 6 से, तो हमारे पास एलसीएम क्या इक्वल हो जाएंगे। अब इस पूरे इक्वेशन को अगर मैं 5 से और इस पूरे इक्वेशन को अगर 6 से गुणा करता हूं तो उनके दोनों जगह पर मूल्यों की संख्या बराबर हो जाएगी, मूल्यों का दाम जो है हमारे पास वो बराबर हो जाएगा। तो मतलब अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर 5 मल्टीप्लाई करके तो 20 चेयर और 15 टेबल का जो मूल्य होगा वो 6 पंचे 30 चेयर और 12 टेबल के मूल्य के बराबर हो जाएगा। अब आप ध्यान दीजिए अगर मैं इस 20 को इधर लेके आता हूँ तो 10 चेयर बराबर इस 12 को इधर लेके जाता हूँ तो 3 टेबल, तो इसका मतलब है चेयर अपॉन टेबल बराबर क्या हो जाएगा 3/10। चेयर और टेबल का जो मूल्य का रेशियो है वो 3:10 में है। तो क्वेश्चन ने पूछा है कि एक कुर्सी और एक मेज की कीमत बताइए। अब सिंपल सा है, आप या तो यहां से देखकर सीधा देख सकते हो कि इस आंसर में ऐसे कहां पर चेयर और टेबल के रेट का जो रेशियो 3:10 है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप यहां पर देखिए जो पहला ऑप्शन है उसमें अगर मैं 3 और 10 का रेशियो यहां पर देखने जाऊं तो 150 और 500 में आप देखोगे तो 50 से डिवाइड करोगे तो पहले ऑप्शन में आ जाएगा 50 से ही 150 और 50 का दाम में 500, मतलब पहले ही ऑप्शन में हमारा रेशियो मिल गया 3:10। लेकिन हम आगे भी चेक करेंगे तो यहाँ पर देखोगे आप तो 1:2 आ जाएगा यहाँ से, जो कि ऑप्शन गलत है। यहाँ पर आप देखोगे तो 1:3 आ जाएगा, जो कि ये भी ऑप्शन गलत है। और यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा 1:1, जो कि ये भी ऑप्शन गलत है। इसीलिए हमारा फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आप इस वैल्यू को उठाकर यहाँ पे किसी भी क्वेश्चन में पुट कर सकते हो, वहाँ से सेपरेटली चेयर और टेबल की वैल्यू फाइंड कर सकते हो और फिर आप चेयर और टेबल जो क्वेश्चन में पूछा गया है उसके बारे में बता सकते हो। लेकिन हमारा मेन मोटिव क्या है, एग्जाम में क्वेश्चन को समझकर बहुत ही कम टाइम में सॉल्व करना। हमने समझ तो लिया क्वेश्चन को करना कैसे है, और बहुत कम टाइम का मतलब हो गया कि आप इस ऑप्शंस को इस गिवन जो हमारे पास रेशियो है 3:10 को उससे कंपेयर करो और देखो हमारे किस ऑप्शन में रेशियो सही बैठ रहा है और वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसीलिए इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन जो होगा वो राइट आंसर हो जाएगा। हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, ये दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ क्रमशः 252 और 18 है। यदि संख्याओं के बीच अंतर 90 है तो संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। पहली बात तो क्वेश्चन में आप ध्यान से देखिए, क्वेश्चन में दे रखा है दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ, तो मैंने कहा एचसीएफ of A and B is given as 18 and LCM of A and B is given as 252 और क्वेश्चन में दे रखा है A माइनस बी बराबर दे रखा है 90। तो इसको आप बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड बना सकते हो, बहुत ही आसान बना सकते हो, डिपेंड करता है आपके ऊपर। लेकिन ना तो हम बहुत कॉम्प्लिकेशंस में जाएंगे और ना भी बहुत आसान में कि आपको चीज़ें समझ में ना आए। हम सीधी सी बात ये कह रहे हैं कि अगर यहाँ पर आप देखो तो HCF और LCM, मतलब अगर प्रोडक्ट की बात करता हूँ A इंटू बी तो बराबर होता है HCF इंटू एलसीएम, जो यहाँ से हम कह सकते हैं 18 गुणे 252। अब आप ध्यान से देखिए तो अगर यूनिट प्लेस की बात करता हूँ तो 8 दूनी 16, मतलब एक प्लेस पर जो लास्ट प्लेस पे वैल्यू आएगी यूनिट प्लेस पर वो क्या आएगी 6 आएगी। मतलब A इंटू बी एक ऐसे नंबर, दो ऐसे नंबर्स होंगे जिनकी यूनिट प्लेस को मल्टीप्लाई करने पर हमारे यूनिट प्लेस पे वैल्यू कितनी आनी चाहिए 6। तो ऐसे कंडीशंस में आप देखो या तो यूनिट प्लेस पे यहाँ पर 2 हो यहाँ पर 8 हो, या यहाँ पर 4 हो यहाँ पर 4 हो, और या यहाँ पर 6 हो यहाँ पर 6 हो। इसके साथ साथ आप देखोगे तो हमारे पास ऑप्शन आ जाएगा 1 और 6 का। तो हमारे पास ऐसे 4 पेयर्स हैं जिसको हम मल्टीप्लाई करके हम 6 पा सकते हैं। लेकिन क्या ऐसे बने हुए नंबर्स को डिफरेंस देखने के बाद हम यूनिट प्लेस पर 0 लाएंगे? तो ये देखते हैं, अगर हमारा कोई भी दो नंबर बनता 2 और 8 के यूनिट प्लेस से तो उसके डिफरेंस हम यहाँ पर देखते तो 6 का आता, जो कि ऑप्शन नंबर पहला गलत हो जाएगा यहाँ से। अब 4 और 4 का डिफरेंस 0 तो आ रहा है और 4 और 4 का मल्टीप्लिकेशन 6 भी आ रहा है, मतलब ये ऑप्शन सही बैठ सकता है। 6 और 6 का डिफरेंस 0 आ रहा है, 6 का मल्टीप्लाई 6 आ रहा है, बिल्कुल सही बैठ सकता है। लेकिन 1 और 6 का डिफरेंस आप यहाँ पर देखोगे तो 5 का आएगा, जो कि गलत बैठ रहा है, और 1 इंटू 6 तो आ रहा है लेकिन यह ऑप्शन गलत हो जाएगा। अब हमारे पास दो ऑप्शन आते हैं, संख्या के आखिरी अंक पर या तो 4 और 4 होगा या संख्या के आखिरी अंक पर 6 या 6 होगा। अब बात को ध्यान दीजिए,
अब क्वेश्चन में पूछा है कि दो संख्याओं का योग बताइए। दो संख्याओं का योग मतलब a प्लस बी का मान बताइए। अब अगर a प्लस बी हमारे पास 4 और 4 होता यूनिट प्लेस पर, मैंने कहा ये दो संख्याएं हैं जिनका यूनिट प्लेस पर 4 और 4 है, तो इनका सम के बाद यूनिट प्लेस पे क्या वैल्यू आएगी 8। और a प्लस बी अगर मैं 6 और 6 लेता हूँ तो यूनिट प्लेस की वैल्यू का 6, और यहाँ पर यूनिट प्लेस की वैल्यू को अगर 6 में लेता हूँ तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 यूनिट प्लेस पर। अब ऑप्शन में आप देखो तो ना तो यहाँ पर 8 है ना 2 है, यहाँ पर 8 और 2 में से एक 2 है, यहाँ पर 8 और 2 में से 8 है, यहाँ पर 8 में और 2 में से कुछ नहीं है। तो हमारे पास आप देखो तो दो ऑप्शन में बातें फंस रही हैं। अब बात करता हूं कि अगर मैं 6 और 6 वाला ऑप्शन लेता हूं, सबसे सिंपल सी बात करता हूं, तो आप देखोगे कि यहां पर जो हमारे पास अगर 4 और 4 वाला ऑप्शन होता, मतलब ये 8 है, तो 8 वाला ऑप्शन 138 है। क्या है 138, और 162 वाला ऑप्शन क्या है 2 वाला ऑप्शन है। अब 162 में अगर आप दो संख्याओं को देखो तो a प्लस बी बराबर 162 हो जाएगा। a प्लस बी बराबर, कैलकुलेशन को बचाने के लिए समय कर रहा हूं, यूनिट प्लेस की वैल्यू को सबसे सही तरीके से आप इस्तेमाल करो और ऑप्शन को आप सही तरीके से सिलेक्ट करो और आंसर आपको मिल जाएगा। अगर a प्लस बी का मान 162 है तो इसका मतलब a माइनस बी का मान 90 होना चाहिए। और इन दोनों इक्वेशन को अगर आप सॉल्व करोगे तो आप देखो यहाँ पर कि इन दोनों इक्वेशन से अगर आप देखोगे, ऐड करोगे इन दोनों इक्वेशंस को, तो आप देखोगे 2a का मान हो जाएगा 252, मतलब a का मान आ जाएगा यहाँ से 126। क्या आ जाएगा 126, बिल्कुल आ जाएगा। और b का मान आप देखोगे अगर ये 126 है तो b का मान यहाँ से आ जाएगा 36। क्या 126 और 36 का डिफरेंस 90 होता है? क्या 126 और 36 का एडिशन 162 होता है? बिल्कुल होता है। क्या a और b में 126 और 36 का HCF 18 हो सकता है? तो आप देखोगे यहाँ पर 18 सत्ते 126 और 18 दूना 36, बिल्कुल हो सकता है। क्या एलसीएम हो सकता है 252? 126 और 36 का जब आप एलसीएम लेने जाओगे तो आप देख रहे हो यहाँ पर 18 तो हमारे पास आ चुका है HCF के फॉर्म में, और यहाँ से 7 और यहाँ से 2 में कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, तो इसका मतलब 7 और 2 दोनों मल्टीप्लाई होगा। तो 18 सत्ते 26 और 126 दुना कितना होता है 252। इसका मतलब हमारा जो बी ऑप्शन या सेकंड ऑप्शन है वही राइट हो जाएगा। चीज़ों को बहुत मल्टीप्लाई नहीं करना, थोड़ा सा एक्सपेंड करोगे आपके पास आंसर आ जाएगा 1 से 1.5 मिनट के अंदर। इसको अगर आप बहुत प्रैक्टिस करके जाओगे, बहुत प्रैक्टिस कर चुके होगे, कैलकुलेशन आपकी बहुत अच्छी है, तो उम्मीद करता हूँ कि 30 से 35 से 40 सेकंड के अंदर आप इस क्वेश्चन का ऑप्शन टिक करके आगे बढ़ जाओगे। अब हम बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति अगर 35 मिनट पे 455 मीटर लंबी सड़क पार करता है तो उसकी गति बताइए किलोमीटर प्रति घंटा में। एक व्यक्ति अगर 35 मिनट में, टाइम दिया हुआ है 35 मिनट, और यहां पर जो उसकी जो यहां पर दिख रहा है सड़क, लंबी सड़क है, वहां पर लंबी सड़क को वो पार करता है जो कि 455 मीटर है। तो जाहिर सी बात है व्यक्ति अगर उस सड़क को पार करेगा तो उस सड़क की लंबाई को पार करने में लगा समय 35 मिनट उसकी गति को डिसाइड करेगा। मतलब यहाँ से अगर मैं स्पीड की बात करूंगा तो डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो डिस्टेंस कितना 455 मीटर बटे 35 मिनट। लेकिन क्वेश्चन में पूछा है किलोमीटर प्रति घंटा। पहले तो आप ध्यान दो, अगर मैं इस मिनट को घंटे में कन्वर्ट करूंगा तो 1/60 घंटे हो जाएगा, और इस मीटर को अगर मैं किलोमीटर में कन्वर्ट करूंगा तो 1/1000 किलोमीटर हो जाएगा। तो यहां से आप देखोगे तो 455 बटे 35, और ये 60 ऊपर चला जाएगा, गुणे में 60 बटे में 1000 नीचे आ जाएगा, जो कि डिनोमिनेटर में गुणा करेगा। अब यहां पर ध्यान से देखिए तो ये 35 से क्या कितनी बार जाएगा 13 बार, 13 पच्चे 65, 13 दूनी 13 39, 39 और 6 45, ठीक है, ये जाएगा 13 बार। और यहां से आप देखोगे तो ये 0 बार जा रहा है। 13 छक्कों में 78, 78 बटे 100 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड आपकी आ गई है, और इसको मुझे बताना है डेसिमल फॉर्म में। तो 78 को अगर 100 से डिवाइड करोगे तो आपका ऑप्शन आ जाएगा 0.78 किलोमीटर पर आवर। सेकेंड ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम बढ़ेंगे आगे क्वेश्चन पे, क्योंकि इस क्वेश्चन में इतना कुछ है नहीं जो आपको समझाया जाए। क्वेश्चन है कि 1.25 इंटू 0.05 इंटू 0.0004 को आप सिंप्लीफाई करो और इसका मान बताओ। ये क्वेश्चन आपके यूपी पुलिस के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ, इन दोनों को आप ध्यान से अगर देखो तो मैं इसको लिख सकता हूँ 125 इंटू 10⁻⁻², बिल्कुल लिख सकता हूँ, इंटू 5 इंटू 10⁻⁻², इंटू इसको क्या लिख सकता हूँ 4 गुणे 10⁻⁻4। तो आप देखो 125 गुणे 5 गुणे 4, 4 पंचे 20,
तो 125 गुणे 20 आ जाएगा, गुणे 10 की पावर यहाँ पर आधार बराबर है तो घाते क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, 4 तो 6 और 2 8, तो 10 की पावर -8 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से 125 गुणे 20 करोगे आप तो आपके पास क्या आ जाएगा, 500 तो आ जाएगा, सॉरी 225 तो 250 आ जाएगा, 125 गुणे 2 से, और 20 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब 10 का एक जीरो और आ जाएगा। तो आपके पास ऑप्शन आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 2500 गुणे 10 की पावर -8। अब ऑप्शन में देखिए तो यहाँ पर सभी चीज़ें 10 की पावर -8 में कहीं पे नहीं है, तो आप ध्यान से देखो तो मैं जीरो को हटा के, जब जीरो गायब होता है तो यहाँ पर पावर क्या हो जाता है, ऐड होने लगती है। इसका मतलब 10 की पावर -8 में +2 हो जाएगा, तो 25 गुणे 10 की पावर -6 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। हम अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे कि 4052 और 12576 का एचसीएफ फाइंड कीजिए। सबसे बेहतरीन तरीका है इसको एचसीएफ फाइंड करने का। आप देखो यहाँ से कॉमन क्या हो रहा है। सबसे पहली बात तो आप देख रहे हो कि यहाँ पर आप ध्यान दो तो 8 से डिवाइड नहीं हो रहा है और 4 से डिवाइड हो रहा है। मतलब अगर मैं 4 से इसको डिवाइड करके लिखूंगा तो 4 गुणे 10 चौके 40, 13 चौके 52। तो पहले संख्या को मैं लिख सकता हूँ 4052 को 1013, और यहाँ पर इसको मैं 4 गुणे में कितना लिख सकता हूँ, 12576 को 4 तियाँ 12, 4 एकम 4, 4 चौके 16, 4 चौके 16, 1013 और 3144 में पहली बात आप देखो तो कोई भी सम संख्या फैक्टर कॉमन नहीं आ रही है। मतलब 2 4 6 8 की बात ही छोड़ दो, कोई भी सम संख्या नहीं आएगी। अब आगे बात करते हैं क्या 3 इससे डिविजिबल है, तो 3 2 5 पहला संख्या जो है वो 3 से डिविजिबल ही नहीं है, और दूसरी संख्या 4 4 8 है, 9 3 12 बिल्कुल 3 से है। तो ऑप्शन में पहली बात तो ये हटा दो और ये हटा दो। अब बची संख्या 148 और 4, 4 यहाँ से मिल रहा है क्या, 48 4 से डिविजिबल है, बिल्कुल है। कितनी बार में, 37 बार में, 37 गुणे 4। हम चेक करते हैं कि 37 से 1013 डिविजिबल है कि नहीं है। बहुत ही आसान तरीका बता रहा हूं आपको सॉल्व करने का। 1013 अगर आप चेक करने जाते हो 37 से डिवाइड करने के लिए तो 37 दूना 74 जाएगा यहाँ पर, और 74 और 27 111 101 होता है, यहाँ पर 3 आ जाएगा। और 37 से आप देखोगे तो 37 नम्मा जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, 9 27 से ज़्यादा बिल्कुल। इसका मतलब ये 37 से डिविजिबल नहीं है। तो जो आपका एचसीएफ आएगा वो फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा 4। इससे ज़्यादा कुछ भी आप कॉमन नहीं कर सकते। इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है 4 यहाँ पर, जो इसका फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अब हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे। अगर हमारे पास कोई क्वेश्चन है कि त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजाएं 4 सेंटीमीटर की है, यदि AB BC CA के मध्य बिंदु, पहली बात तो यहाँ पर एक त्रिभुज बनाते हैं। बहुत ही गंदा सा त्रिभुज बना पाऊंगा मैं क्योंकि मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी नहीं है। ये समबाहु त्रिभुज है इसलिए इसको बहुत ही सही तरीके से आपको बनाना पड़ेगा। ये समबाहु त्रिभुज है इसलिए आपको बहुत ही सही तरीके से बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप देखो कि अगर समबाहु त्रिभुज मैं बनाना चाहूँ यहाँ पर तो कुछ ऐसा हमारे पास समबाहु त्रिभुज बन जाएगा जिसका नाम है AB और C। AB BC और CA के मध्य बिंदु क्रमशः P Q और R हैं, और इन सबको मिलाने से त्रिभुज PQR बनता है। मैंने मिला दिया इसको P, ये Q और ये R है। इसको अगर मिला देता हूं तो यहाँ पर PQR एक त्रिभुज बन जाएगा। क्वेश्चन ने पूछा है इस त्रिभुज का क्या निकालना है, एरिया निकालना है। तो सिंपल सी बात मैं यहाँ पर आपको नोट डाउन करवा दे रहा हूं कि अगर माध्यिका से अगर किसी भी त्रिभुज के समबाहु त्रिभुज में समबाहु त्रिभुज के मध्य बिंदुओं को मिलाकर बने त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा जा रहा है, समबाहु त्रिभुज के मध्य बिंदुओं को मिला के बने त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 1/4 समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल के। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है और आप इनको नोट डाउन करना होगा, याद करना होगा। ये सारी चीजें प्रूफ करवाई जाएंगी ट्रायंगल्स के चैप्टर में, लेकिन आप बस इतना याद रखिए कि समबाहु त्रिभुज के मध्य बिंदुओं को मिलाने के बाद बने त्रिभुज का अगर क्षेत्रफल आपसे कोई पूछ रहा है तो इसका मतलब होगा उस समबाहु त्रिभुज के अंदर का जो क्षेत्रफल होगा उस PQR का, वो समबाहु त्रिभुज का 1/4 के बराबर होगा। मैंने अभी बताया है कि अगर ट्राइंगल PQR का क्षेत्रफल आपको निकालना है तो समबाहु त्रिभुज का 1/4 निकालना पड़ेगा। और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर निकालना है आपको तो अगर इसकी लंबाई A सेंटीमीटर है जिसमें दे रखी है 4 सेंटीमीटर, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 A²। तो आप देखोगे 1/4 पहले से था गुणे
√3/4 गुड़े ए का मतलब 4 गुड़े 4, तो इस 4 से ये 4, इस 4 से ये 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा √3 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि हमारे पास जो लेंथ थी वो सेंटीमीटर में थी। तो आपका सेकंड ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आगे हम बढ़ेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है कि 5, ये देखिए सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन है, इसमें ऐसा कुछ करना नहीं है आपको। बहुत ही बेहतर तरीके से आपको समझना है, क्योंकि मैं क्वेश्चंस को बहुत ही शॉर्ट नहीं कर रहा हूँ, बहुत ही लेंदी नहीं कर रहा हूँ, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड नहीं कर रहा हूँ। क्वेश्चंस को इस मेथड से मैं सॉल्व कर रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए और आप उस क्वेश्चंस को बहुत आराम से करके चले आओ एग्जाम में। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे ये ध्यान दीजिए। अब अगर यहाँ पर मैं अगर क्वेश्चन को उतारता हूँ तो 5 2 2 - 4 का होल स्क्वायर प्लस 7 प्लस 3 -1 का होल स्क्वायर। तो सबसे पहले आपको यहाँ वाला ब्रैकेट सॉल्व करना पड़ेगा, तो हो जाएगा 5 2, फिर यहाँ से जाएगा -2 का स्क्वायर प्लस 7 प्लस 3, यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज है 3 के बाद, और -1, एक भी ब्रैकेट अगर छूट गया तो पूरा आंसर गलत हो जाएगा। यहाँ से आ जाएगा 5, ये हो जाएगा 2, यहाँ पर आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4 प्लस 7 क्या आ जाएगा 11 प्लस 3 -1 का होल स्क्वायर। फिर आप देखोगे 5 11 दूना 22, और 22 और 3 यहाँ से मिल सकता हूँ सीधे 25, यहाँ से आ जाएगा 22 और 22 प्लस 3 क्या हो जाएगा 25, ब्रैकेट क्लोज -1 की होल स्क्वायर। यहाँ पर आप ध्यान दीजिए तो 25 पंचे 125 हो जाएगा, 125 -1 का होल स्क्वायर, इसका मतलब क्या हो जाएगा यहाँ से 124 का पूरे का वर्ग। अब आप ध्यान दीजिए हमें फाइंड क्या करना है, यहाँ से आपने देखा 124 का वर्ग का मतलब हो गया 124 गुणे 124, तो आप देख रहे हो 4 चौके 16, 4 दूनी 8 और 16 और 1 17, 4 4 8 और 4 12 और 1 13, 2 2 4 और 1 5 और 1 1 1। आप देख रहे हैं 15,376 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन है। आप देख सकते थे कि लास्ट के 3 डिजिट 376 को चेक करके आप ऑप्शन से थर्ड ऑप्शन लगा के आगे बढ़ सकते थे। तो कभी कभी ऑप्शन भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने में, टाइम बचाने में बेसिकली। अगला क्वेश्चन कहता है यदि दो संख्याओं b और 4b का औसत 10 है तो b का मान ज्ञात कीजिए। यहां पर ध्यान दीजिए, अगर b प्लस 4b का औसत देखूंगा तो बराबर बटे में 2 बराबर क्या हो जाएगा एवरेज हो जाएगा, मतलब 5b बटे में 2 किसके बराबर है, क्वेश्चन में दे रखा है 10 के बराबर है। तो 5b बराबर कितना हो जाएगा 20, तो b बराबर यहां से आप देख रहे हो 20/5 मतलब 4 बार जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर थर्ड इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा b फाइंड करने के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि A 67% अंक प्राप्त करता है जो उत्तीर्ण अंकों की तुलना में 192 अंक अधिक है, जबकि B 27% अंक प्राप्त करता है और 48 अंक से फेल हो जाता है। उत्तीर्ण में परीक्षा में उत्तीर्ण होने योग्य अंक क्या होंगे। सिंपल सी बात अगर मैं आपसे करूं तो एक हमारे पास पासिंग मार्क होगा, उस पासिंग मार्क से 67% अगर अंक पाता है, मतलब अगर टोटल का 67% अंक पाता है तो उसका जाहिर सा मतलब है कि 192 अंक ज़्यादा पाता है, और जब वो 27% अंक पाता है तो 48 अंक कम पाता है। मतलब वो जो गैप है वो आप ध्यान दीजिए तो 67% और 27% का अंतर ही तो वो गैप कहलाएगा। कितने का 192 प्लस 48 का। जो ये प्रतिशत है ये किसका है, एक्स का, जो टोटल संपूर्ण अंक रहा होगा, मैक्सिमम मार्क रहा होगा। तो 67 से जब आप 27 घटाओगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 40 आ जाएगा। यहाँ से आ जाएगा 40% ऑफ एक्स किसके बराबर हो जाएगा 8 2 10 और 19 4 23 और 1 24। तो मतलब एक्स बराबर क्या हो जाएगा 40% का मतलब क्या होता है 2/5 गुणे में 2/5। तो एक्स बराबर आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पर 240 गुणे में 5/2, 2 से जाएगा 12 बार 120 बार, और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास अधिकतम अंक आ गया हमारे पास एक्स बराबर 600 अंक। अब ध्यान दीजिए क्वेश्चन में क्या पूछा है, परीक्षा में उत्तीर्ण अंक होने के लिए कितने अंक लाने होंगे। तो मतलब इस 600 का 27% प्लस 48 अंक आप जोड़ दो, या आप कह सकते हो इस 600 का 67% उसमें से 192 घटा दो। तो अब अगर उत्तीर्ण अंक अगर मुझे फाइंड करना है यहाँ पर, तो उत्तीर्ण अंक बराबर हो जाएगा 27/100 गुणे में 600 प्लस 48। इसको सॉल्व कर लीजिए, 100 से 600 6 बार में चला जाएगा, 6 7 42 और 6 दूनी 12 और 4 16। इसमें आप 48 ऐड कर दो तो 16 4 20 और 1 21, 210 आपके पास जो होगा
पासिंग मार्क हो जाएगा, उत्तीर्ण के लिए अंक पाने योग्य नंबर हो जाएगा 210, और इसका फर्स्ट ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हरीश एक पूंजी निवेश में रुपए 16,000 का निवेश करता है जो 10% वार्षिक ब्याज दर सालाना चक्रवृद्धि के रूप में देता है। 3 वर्ष के अंत में हरीश के द्वारा प्राप्त की गई राशि कितनी होगी? मतलब अमाउंट की बात कर रहा है आपसे, संपूर्ण राशि की बात कर रहा है, मिश्रधन की बात कर रहा है आपसे। तो अगर 10% है वहां पर, तो आपने सबसे सिंपल तरीका पढ़ा है कि इसको आप चेंज करो रेशियो फॉर्म 1/10। मतलब 10 रुपए की चीज 1 साल में 1 रुपए बढ़ के कितना हो जा रही है? 11 रुपए हो जा रही है मिश्रधन। और ऐसा वो करते करते 3 साल के लिए इन्वेस्ट करेगा। तो यहां पर आप ध्यान दो, मैं इसको बार बार ना लिख के इसका क्यूब कर सकता हूं, क्योंकि बात कितने की कर रहा है? 3 साल की कर रहा है। बात अगर वो 3 साल की करेगा तो यहां पर क्यूब हो जाएगा, मतलब 1,000 की जो वैल्यू है वो 3 साल बाद 1331 हो जाएगी। लेकिन क्वेश्चन में यहां पर इस 1,000 की जो वैल्यू दे रखी है वो कितनी दे रखी है? 16,000, मतलब इंटू में 16 टाइम्स किया होगा। तो यहां पर आप 1331 को भी क्या करोगे? 16 बार गुणा कर दोगे। 16 एक कम 16 के 6 एक हासिल, 16 ते 48 और 1 49, 16 ते 48 और 4 52, 16 का नम 16 और 5 21। तो 21,296 जो होगा उसका वो अमाउंट हो जाएगा, मतलब CI प्लस प्रिंसिपल हो जाएगा। और इसमें ऑप्शन में आप देखोगे सेकंड ऑप्शन जो हो जाएगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन कहता है 11 पारियों में 11 पारियों पूरी करने के बाद सम्राट का औसत 51 है। अपने औसत को 2 रन बढ़ाने के लिए सम्राट को अपनी अगली पारी में कितने रन बनाने पड़ेंगे या कितने रन स्कोर करने पड़ेंगे? मतलब 11 पारियों में अगर उसके 51 है तो उसके बाद वो 11 पारियों में एवरेज अगर 51 है तो 12 पारियों में जो एवरेज है वो कितना चाहिए होगा? 2 बढ़ा के, मतलब कितना चाहिए होगा? 53 चाहिए होगा। जाहिर सी बात है कि अगर बात करूं मैं तो 12, अगर मैं मान लेता हूं कि सभी पारियों में उसने कितने कितने रन बनाए? 53 रन बनाए। लेकिन यहां पर बनाए कितने थे? 51 रन। तो जाहिर सी बात रहेगी जब वहां पे नहीं बनाए तो उसको अब 12वीं पारी में रन बनाने पड़ेंगे। तो 12वीं पारी में 12th पारी में आप देखोगे 53 रन तो इसके आखिरी पारी के रन बनेंगे, क्योंकि एवरेज हो रहा है। और उसने 51 रन ही बनाए हैं हर पारी में, बनाने कितने थे? 53। तो हर पारी में उसके 2-2 रन कम हैं, मतलब 11 पारियों में 22 रन और कम होने की वजह से 12वें पारी में ज्यादा बनाएगा। तो मतलब प्लस में 11 गुणे में 2, तो आप देख रहे हो 53 रन तो 12वीं पारी में मान के चलता है कि बनाएगा। और हर पारी में 11 पारी में 2-2 रन कम बनाए होंगे तो वो भी इसको 12वें पारी में बनाना पड़ेगा, तो प्लस 22। तो आप यहां से देख रहे हो 12th पारी में टोटल रन कितने बनाने पड़ेंगे उसको? अपनी एवरेज को 53 बनाने के लिए या 2 ज्यादा बनाने के लिए टोटल रन उसको 75 बनाने पड़ेंगे। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? राइट आंसर। मैं चाहता तो इस क्वेश्चन को बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड बना सकता था, लेकिन बात को समझाना इसलिए है क्योंकि आपको देखिए आप देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में तकरीबन 30 से 40 सेकेंड लगा होगा। लेकिन अगर आप बहुत बेसिक या थोड़े से कम शॉर्ट मेथड की तरफ जाते हो तो यही क्वेश्चन आपके तकरीबन 2 से 3 मिनट खा जाएगा। ठीक है, तो 11 पारियों में अगर 2-2 रन कम बनाए थे तो 11 दूनी 22 रन उसके कम हो गए होंगे। उस 22 रन को 12वें पारी में ज्यादा बनाएगा। और टोटल अगर एवरेज बना ही रहा है हर पारी में तो 12वें पारी में 53 तो बनाएगा, उसके साथ 22 और बनाएगा, तो इसलिए टोटल रन हो जाएगा 75। मतलब 75 रन उसको 12वें पारी में बनाना पड़ेगा। अब आगे बात करते हैं। यदि 16 व्यक्ति एक दीवार को 15 दिनों में बना पाते हैं तो यहाँ पर M की बात करता है 16, मतलब M1 की बात करता है 16, दीवार को बना पाते हैं 15 दिनों में, तो D1 की बात कर रहा है यहाँ पर 15। तो 8 दिनों में इसे बनाने के लिए, मतलब D2 की बात कर रहा है अब यहाँ पर 8 दिनों में, और कितने व्यक्तियों की जरूरत पड़ेगी? तो M2 की बात पूछ रहा है आपसे। तो हमने बताया आपको M1 D1 बराबर होता है M2 D2। तो यहाँ से M1 क्या हो जाएगा? 16 गुणे में D1 है 15 बराबर के M2 है आपके पास निकालना है, और गुणे में 8 है हमारा दूसरा है D2। तो आप देख रहे हो ये 8 से 2 बार जाएगा और 15 दूना 30 हो जाएगा हमारे पास M2। वहां पर व्यक्तियों की संख्या हमारे पास क्या आ जाएगी? 30। अगर 30 व्यक्ति दूसरे वाले में होते तो 8 दिन में कंप्लीट कर लिए होते। तो बहुत ही सड़ा हुआ क्वेश्चन है जो कि आप देख रहे हो एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, यूपी पुलिस के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। अब हम बढ़ेंगे आगे क्वेश्चन पे। 7 विशेषज्ञ और 5 प्रशिक्षु, मतलब 7 स्पेशलिस्ट और 5 ट्रेनी जो हैं वो किसी काम को 9 दिन में पूरा करते हैं। और मतलब 7 विशेषज्ञ को मैं V से कर दे सकता हूँ या स्पेशलिस्ट को S से डिनोट कर सकता हूँ, प्लस 5 प्रशिक्षु मतलब ट्रेनी होता है, मैं उसका P से डिनोट कर रहा हूँ।
9 दिन में काम को पूरा करते हैं। मतलब अगर मैं टोटल आदमी गुणे में टाइम मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं तो इसका मतलब ये टोटल वर्क डन हो गया, टोटल वर्क डन हो गया। अब आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन को। जबकि 4 विशेषज्ञ और 15 प्रशिक्षु उसी काम को 12 दिन में करते हैं, तो गुणे में 12 कर दूंगा तो ये भी टोटल वर्क डन हो जाएगा। अब दोनों जगह पे काम सेम ही हो रहा है, काम क्या हो रहा है, सेम हो रहा है, बस लोग वहां ज्यादा कम है, इसलिए टाइम की कमी या टाइम की ज्यादा टाइम लग रहा है। तो मैंने कहा वर्क डन अगर बराबर है तो यहाँ वाले इक्वेशंस को बराबर कर दिया जाए। उसके बाद अगर हम बराबर करेंगे तो हमें हमारे पास विशेषज्ञ और प्रशिक्षु के एफिशिएंसी का क्या आ जाएगा, रेशियो आ जाएगा। फिर आप ध्यान देना, क्वेश्चन में पूछा गया 5 विशेषज्ञ और 6 प्रशिक्षु इसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। वो आगे के क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेंगे बहुत आराम से। तो आप देखोगे 9 से 63 वी प्लस 45 पी बराबर 12 चौके 48 वी प्लस 12 गुणे 15 कितना होता है 180 प्रशिक्षु। तो इस 48 को उधर लेके जाऊंगा तो 63 से 48 अगर घटाएंगे तो आ जाएगा 15 वी बराबर इसको 45 को उधर लेके जाऊंगा तो आ जाएगा 135 पी। तो v अपॉन पी की अगर मैं बात करूंगा तो 15 से 9 बार जाएगा तो रेशियो आ जाएगा 9:1। इनकी एफिशिएंसी का रेशियो है, ये जो रेशियो आया हुआ है उनकी एफिशिएंसी का है। तो मैं टोटल वर्क डन की अगर मैं बात करूं आपसे तो वर्क डन आप कह सकते हो यहां पर कितना रहा होगा, 9 से 63 7 गुणे 9 प्लस 5 गुणे 1 गुणे में 9, 9 से 63 और 5 कितना हो गया 63 और 5 हो जाएगा आपका 68 गुणे में 9। ठीक, अब आगे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है उस पर ध्यान दीजिए। ठीक है, आगे क्वेश्चन कह रहा है कि 5 विशेषज्ञ, अब वर्क डन ध्यान दीजिए, 5 विशेषज्ञ और 6 प्रशिक्षु इसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो मैंने कहा कि अगर आप ध्यान दीजिए तो इसको मैं कहूंगा टाइम निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, वर्क डन अपॉन एफिशिएंसी। तो वर्क डन आपके पास है 68 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 5 विशेषज्ञ, मतलब 5 विशेषज्ञ की अगर एफिशिएंसी की बात करूंगा तो 9, तो 5 गुणे 9 प्लस 6 प्रशिक्षु की एफिशिएंसी की बात करूंगा 1 की, तो गुणे में 1। तो आप यहां से देख सकते हो 68 गुणे 9 बटे 9 बचे 45 और 6 कितना होता है 51। तो 17 से 3 बार और 17 से 4 बार, 3 से ये 3 बार, तो 4 तियां 12 दिन का वहां पर समय लगेगा। 12 दिन का हमारे पास क्या आ जाएगा, समय आ जाएगा अगर वहां पर 5 विशेषज्ञ और 6 प्रशिक्षु उस काम को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, 5 विशेषज्ञ और 6 प्रशिक्षु उस काम को कंप्लीट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 12 क्या हो जाएगा, दिन आ जाएगा। हमारे पास सेकंड ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं कि लास्ट ईयर शायद इसी साल या लास्ट ईयर के क्वेश्चंस में पेपर में ये क्वेश्चन आया हुआ था, डीआई का क्वेश्चन है। दंड आरेख का अध्ययन कीजिए और इस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रोडक्शन ऑफ मोबाइल बाय कंपनी इन लैक्स ओवर द ईयर, विगत वर्षों में कंपनी द्वारा मोबाइल का उत्पादन किया गया है। यहाँ पर 2001 में 30 लाख, 2002 में 45 लाख, 2003 में 65 और 2004 में 50, ऐसे चलते चलते 2008 तक आप देखोगे 85 लाख का वहाँ पर मोबाइल प्रोडक्शन होता चला जा रहा है। तो जाहिर सी बात है किसी वर्ष में घट रहा है, किसी वर्ष में बढ़ रहा है। अब इसी को मद्देनजर रखते हुए अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे। दिए गए वर्षों में कितने वर्षों में मोबाइल का उत्पादन दिए गए वर्षों के औसत उत्पादन से अधिक था। समझिए क्वेश्चन को क्या कह रहा है। इस क्वेश्चन को करने के लिए आपके पास पर्याप्त समय होगा, लेकिन आपको क्वेश्चन को 5 घंटे में नहीं, 5 मिनट में नहीं, बल्कि 1 मिनट के अंदर सॉल्व करना होगा। तो आप ध्यान दीजिए कि अगर औसत उत्पादन की बात कर रहा है तो पहले औसत उत्पादन निकाल लिया जाए, फिर हम उस औसत उत्पादन में देख लेंगे कि कौन कौन से वर्ष में उस औसत उत्पादन से ज़्यादा उत्पादन हो रहा होगा। उस नंबर ऑफ ईयर्स को काउंट कर लेंगे और यहाँ पर आंसर को हम टिक कर देंगे। तो मैं मान लेता हूँ यहाँ पर मोबाइल का जो औसत उत्पादन रहा होगा वो 50 लाख रहा होगा। तो ये कितना कम है, आप कहोगे 20 कम है। ये कितना कम है, 5 कम है। ये मैं कह देता हूँ, चलो ठीक है 50 मान लेता हूँ। ये कितना कम है, 65, मतलब ज़्यादा है, तो +15 है, ये 0 है, ये +20 है, ये +5 है, ये +30 है और ये +35 है। तो 20 और 5 25 को हटा देंगे, किससे, 20 और 5 25 से। फिर यहाँ देखिए आप 15 30 और 35, 15 और 35 हो गया 50 और 30 80, मतलब 80 kg अभी भी ज़्यादा चल रहा है। मतलब 8 यहाँ पर है, 1 2, ये 2001 से लेकर 2008 का मतलब 8 हो गया। तो 80 मतलब 8
तो मतलब 10 का एवरेज सब में जाएगा। तो 10 का एवरेज अगर सब में जाएगा तो टोटल एवरेज कितना रहा होगा, 60 का एवरेज रहा होगा। एवरेज देखिए कितना आराम से हमने निकाला है एवरेज, बहुत ही सबसे बेहतरीन मेथड है एवरेज निकालने का। आप एवरेज मान लो, कम ज़्यादा कर लो, जो ज़्यादा है उसको सब में डिस्ट्रीब्यूट कर दो इक्वली, फिर वो हमारे पास क्या आ गया, 60 आ गया एवरेज। इसमें कम है, इसमें कम है, इसमें ज़्यादा है, इसमें कम है, इसमें ज़्यादा है, इसमें कम है, इसमें ज़्यादा, इसमें ज़्यादा। तो ज़्यादा किसमें है, 1 2 3 और 4। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा कि विगत वर्षों में 4 वर्षों में मोबाइल का उत्पादन दिए गए वर्षों के औसत उत्पादन से अधिक था। ठीक है, अब बात करेंगे हम अगले क्वेश्चन पे, पिछले वर्ष की तुलना में किस वर्ष में उत्पादन में प्रतिशत वृद्धि का अधिकतम था। अब आप ध्यान दीजिए, अगर हर वर्ष में आप प्रतिशत उत्पादन की वृद्धि को देखोगे, मतलब उत्पादन की वृद्धि को प्रतिशत में देखोगे, तो आपको चीजों को परसेंटेज में निकालना पड़ेगा। लेकिन मैं अगर बात करूंगा कि गैप को देख के रेशियो बना दो, गैप को देख के रेशियो बना दो, और रेशियो में आप कंपैरिजन करना जानते हो, फ्रैक्शन को आप कंपेयर करना जानते हो, हमने पढ़ाया आपको नंबर सिस्टम में, और वहां से हम बता सकते हैं कि किस वर्ष में अपने पिछले वर्ष के कंपैरिजन में ज़्यादा उत्पादन हुआ है परसेंटेज की फॉर्म में, मतलब फॉर्म में। तो आप देखिए कि पहले इस वाले वर्ष में आप देखोगे तो 30 से 15 बढ़ के 45 हो जा रहा है, मतलब 15 बढ़ रहा है 30 पे, मतलब 1/2 हो गया। यहाँ से 45 से 65 हो रहा है, मतलब 20 बढ़ रहा है 45 पर, तो 20/45 हो जाएगा। 20/45 का मतलब हो जाएगा 5 चौके 20, 5 9 45। इसमें देखोगे तो घट रहा है, इसको लेना नहीं है। यहाँ पर देखोगे तो 20 बढ़ रहा है 50 पर, मतलब 2/5। और यहाँ पर आप देख रहे हो घट रहा है, तो ये भी लेना नहीं है, तो ये लेना है। ये बढ़ रहा है 25 किस पे, 55 पे, तो 5 पंजे 25 और 5 गिरिए 55। यहाँ पर आप देख रहे हो बढ़ रहा है 5 किस पे, 80 पे, तो 5 80 पे, मतलब 1/16। अब आप ध्यान दीजिए, हमने आपको बताया कि जब भी फ्रैक्शन आपके पास आ जाए, उसके बहुत सारे तरीके हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के। अगर वो असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में पूछ रहा है, तो आप सिंपल सा मेथड है कि आप इनका डिफरेंस देखो, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का, और वहां से एलसीएम लेके आप कंपेयर करके देख सकते हो कौन सा असेंडिंग कौन सा डिसेंडिंग है। लेकिन अगर सिर्फ और सिर्फ घटने या मतलब मैक्सिमम और मिनिमम की बात कराए, तो सबसे बेहतर मेथड है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। अब पहले दो में देखो, 9 एकम 9, 4 दूनी 8, ये ऑप्शन बड़ा है। 5 एकम 5, 2 दूनी 4, ये वाला बड़ा है। 11 एकम 11, 5 दूनी 10, ये वही वाला बड़ा है। 16 एकम 16, 2 एकम 2, मतलब यही वाला सिर्फ और सिर्फ क्या है, बड़ा है, जिसमें 30 से 45 हुआ था। मतलब 2002 में पिछले वर्ष के कंपैरिजन में सबसे ज़्यादा परसेंटेज के फॉर्म में चीज़ें ज़्यादा प्रोडक्शन हुआ था। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या है, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा 2002, जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा कि इस वर्ष में परसेंटेज के फॉर्म में ज़्यादा उत्पादन हुआ था। अगले क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। 2003 से 2004 तक मोबाइल के उत्पादन में अनुमानित प्रतिशत गिरावट क्या थी। तो सिंपल सी बात करें कि विगत वर्ष के कंपैरिजन में 2004 में कितनी गिरावट आई, तो आप कह सकते हो यहाँ से कितनी गिरी भाई, तो आप कहोगे 15 कितने में से, 65 से, तो 5 से 13 बार और 5 से 3 बार, मतलब 3/13 हुआ। मतलब 13 पे 3 की गिरावट के बाद आप देखोगे तो 10 ही बनेगा। ठीक है, तो अनुमानित प्रतिशत की गिरावट की बात कर रहे हैं, तो 3/13 का परसेंटेज फॉर्म निकालना है, तो इंटू में 100 कर दो, तो आप देखोगे 300/13 हो जाएगा। 300/13, तो 13 दूनी 26, और 26 और 4 30, 40, 13 3 39, 13 3 39, और आपका बच जाएगा 1। तो फिर दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, फिर 0 बढ़ाएंगे, तो अप्रॉक्स जो वैल्यू आएगा डेसिमल में, वो आ जाएगा 23%। इस क्वेश्चन का राइट आंसर फोर्थ ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। अब आगे क्वेश्चन में बात करते हैं। 2005 और 2006 का जो औसत उत्पादन निम्नलिखित में से किस जोड़ी का औसत उत्पादन के ठीक बराबर था। अब पहले तो 2005 और 2006 में देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप देखोगे 2005 और 2006 का औसत उत्पादन अगर देखूं, तो 55 + 70 कितना हो जाएगा, 125। 125 का औसत उत्पादन अगर मैं यहाँ से निकालूं, तो आप ये कह सकते हो 62.5 kg। लेकिन हम एवरेज निकाल क्यों रहे हैं, हम दो का अगर सम निकाल के देख ले रहे हैं कि किस 2 वर्षों के सम के बराबर हो रहा है, वही तो उसका एवरेज की बात करेगा। ठीक है, अब हम ध्यान देते हैं कि ऑप्शन में क्या, क्योंकि हम ऐसे निकालने जाएंगे तो बहुत टाइम खाएगा। ऑप्शन में देखो 2004 और 6, 2006 और 7, 2004 और 6, 4 और 6 में आप देखोगे तो 50 55 105 हो जाएगा, जो कि इसके बराबर 125 के बराबर नहीं है, तो फर्स्ट ऑप्शन गलत हो गया। 2006 और 2007 में आप देखो तो 2006 और 7 में देख रहे हो तो 135 हो जा रहा है, तो हमारा सेकंड ऑप्शन भी गलत हो गया। 2002 और 2007 में देखते हैं, 2002
और 2007 में देखते हैं तो ये 45 है और ये क्या है 80 है। 80 और 45 क्या होता है 125, तो मतलब हमारे 2005 और 2006 के बराबर आ रहा है, इसलिए हमारा थर्ड ऑप्शन इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इससे ज़्यादा क्वेश्चन को सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कहता है कि 2001 की तुलना में 2008 में मोबाइल के उत्पादन में लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। 2001 की तुलना में 2008 में उत्पादन के मोबाइल के उत्पादन में लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। तो 2001 में आप देखोगे तो 30 था और 2008 में आप देखोगे तो क्या था, 85 था। कितने की वृद्धि हुई भाई, तो आप बोलोगे 55 की वृद्धि हुई है। कितने की वृद्धि हुई है, 55 की। तो आप देख रहे हो 55 की वृद्धि हुई है किस पे, 30 पर, तो गुणे में 100 कर दो, जीरो से जीरो हटा दिया। अब 550 को आप डिवाइड करोगे 3 से, तो 3 से अब कितनी बार जाएगा ये, 18 बार, 18 3 54 और एक 55, 10 3 तिया 9 और एक 10, 10 3 तिया 9। तो आप देख रहे हो 183.33% इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा, जो कि फोर्थ ऑप्शन क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब आगे वाला जो क्वेश्चन है उसमें कहता है कि 11 परिणामों का औसत 50 है यदि पहले 6 परिणामों का औसत 51 है। तो 11 परिणामों का औसत अगर 50 है और पहले 6 परिणामों का औसत अगर 51 है और फिर अंतिम 6 का औसत अगर 59 है, अंतिम 6 का औसत अगर 59 है, टोटल 11 परिणाम थे वहां पर, कितना था 50। तो इसका मतलब है हर 6 में एक एक बढ़ता आ रहा होगा, तो 6 बढ़ गया होगा। यहाँ पर हर 6 में 9 9 बढ़ता चला आ रहा हो, तो इसका मतलब 6 गुणे 1 के बाद 6 हुआ था, 6 गुणे 9 के बाद 54 हो जाएगा। ठीक, तो आप ध्यान दीजिए यहाँ पर 54 और 6 कितना हो गया, 60। 54 और 6 कितना हो गया, 60। मतलब 60 हमारा, मतलब यहाँ पर आप देख रहे हो बढ़ोतरी हुई है, हर एवरेज में बढ़ोतरी हुई है। तो ये बढ़ोतरी किस पे हो रही है, जो बीच में रहा होगा, जो 6 प्लेस पे रहा होगा, 5 इधर छोड़ के छठे वाले पे, और छठे वाले के पास पहले से ऑलरेडी कितना है, 50 है। 50 पहले से है, 60 बढ़ रहा है, तो इसका मतलब है कितना बढ़ रहा होगा, टोटल कितना रहा होगा उसके पास, आप कहोगे 110। हमारा फर्स्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ये मेथड सबसे शॉर्टेस्ट मेथड है, इसकी गारंटी मैं देता हूं। लेकिन अगर आप इस क्वेश्चन को जो आपके पास मेथड है उससे सॉल्व करने जाओगे तो आप देखोगे कि इस क्वेश्चन को अगर मैं सॉल्व करूंगा तो आप कह सकते हो यहां से कि 6 गुणे 51 प्लस 6 गुणे 59 माइनस 11 गुणे 50। ये बहुत ही लेंदी मेथड है। 6 कॉमन कर लिया आपने यहाँ से, तो 9 1 10, 5 5 10 और 1 11, 110 आ जाएगा यहाँ से, माइनस 11 गुणे 50। ठीक है, तो 11 पचे 55, 550 और 11 छक 66, 660 माइनस 660 माइनस 550 कितना आ जाएगा, 110। तो ये मेथड जो है आप कैलकुलेशन बहुत बढ़ाओगे, लेकिन ये अगर समझ बढ़ गई तो आप क्वेश्चन को देखकर सॉल्व कर सकते हो। आपका ऑप्शन दोनों जगह से 110 ही आ रहा है, फर्स्ट ऑप्शन, जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आगे बात करते हैं। 33 मीटर कपड़ा बेचने पर व्यक्ति को 11 मीटर का विक्रय मूल्य प्राप्त होता है। बहुत ही ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन को, क्योंकि यहाँ पर जो विक्रय मूल्य है उसी के 11 मीटर के विक्रय मूल्य के बराबर ही क्या हो रहा है, परसेंटेज का प्रॉफिट हो रहा है। तो आप देखोगे यहां पर कि 33 मीटर कपड़ा बेचने पर, मतलब कॉस्ट प्राइस ऑफ 33 मीटर्स इसके बराबर है सेलिंग प्राइस ऑफ नहीं, माफ कीजिएगा, 33 मीटर कपड़ा बेचने पर मतलब सेलिंग प्राइस ऑफ 33 मीटर सेलिंग प्राइस, 33 मीटर कपड़े की सेलिंग प्राइस जो रही होगी वो यहाँ के 33 मीटर कॉस्ट प्राइस के बाद 11 मीटर के सेलिंग प्राइस के ऐड कर दिया जाए तो उसके बराबर हो जाएगी। मतलब कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट बराबर सेलिंग प्राइस होता है, तो प्रॉफिट कितना रहा था वहाँ पर, 11 मीटर कपड़े के सेलिंग प्राइस के बराबर। तो आप यहाँ पर देखोगे तो हो जाएगा, यहाँ से आगे माइनस हो जाएगा 22 मीटर सेलिंग प्राइस के बराबर 33 मीटर का कॉस्ट प्राइस। तो आप कॉस्ट प्राइस बटे सेलिंग प्राइस अगर देखो तो 22 बटे 33, मतलब 11 से ये 2 बार, 11 से 3 बार, मतलब 2 बटे 3, मतलब 2 के सेलिंग कॉस्ट प्राइस पर 3 की सेलिंग प्राइस मिल रही है। मतलब मिल कितना रहा है उसको, 1 किस पे, 2 पे, गुणे में 100 कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा यहाँ से प्रॉफिट आ जाएगा। तो 2 से 50, तो 50% का क्या हो जाएगा, उसको प्रॉफिट हो जाएगा। तो हमारा सेकेंड ऑप्शन इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा, जो कि करेक्ट ऑप्शन है।
अगला क्वेश्चन, एक राशि को 3 वर्षों के लिए एक निश्चित दर पर साधारण ब्याज पर रखा गया तथा इसे 2% अधिक दर पर रखा गया होता तो 420 रुपए अधिक प्राप्त होते। मतलब 3 वर्षों की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? 3 वर्षों की बात कर रहा है। 3 वर्षों की बात कर रहा है, किसके लिए? 2% बढ़ाने के लिए। तो जाहिर सी बात है कि 2% अगर बढ़ाया जा रहा है तो एक वर्ष में कितना बढ़ेगा? 100 के रुपए हो जाएगा, 2 रुपए। 3 वर्षों में कितना हो जाएगा? एक वर्ष में, ये 1 ईयर में तो 100 रुपए एक वर्ष में, नहीं जो 2 हो रहा है तो 3 वर्ष में कितना हो रहा है? 3 दूनी 6 रुपए। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है 6 नहीं बल्कि कितना हो रहा है? 420। तो कितना गुना बढ़ गया? 70 गुना बढ़ गया। 70 गुना बढ़ा। तो आप देख रहे हो प्रिंसिपल मैंने क्या माना था? 100। तो 100 को आप 70 गुना कर दोगे तो हमारे पास प्रिंसिपल आ जाएगा 7,000 रुपए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। और गारंटी के साथ कहता हूं ये मेथड सबसे शॉर्टेस्ट मेथड है। ठीक है, अब आगे ध्यान दीजिए। अगला क्वेश्चन कहता है कि अनुक्रम मतलब 14, 10, 6 और 2 अगर कोई पद लिखे हैं, ऐसे कोई सीरीज में लिखे हैं, मतलब श्रृंखला में लिखे हैं, तो आप ज्ञात कीजिए कि 14वां पद ज्ञात कीजिए। यहां पर तो आप ध्यान दीजिएगा 14, 10, 6 और 2 के बीच में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बन रहा है यहां पर। ठीक है, तो इसकी वजह से यहां पर अगर आप ध्यान दीजिए तो हमारे पास ए दे रखा है, प्रथम पद दे रखा है 14, डी कॉमन डिफरेंस दे रखा है 10 माइनस 6 बराबर क्या, सॉरी 10 माइनस 14 बराबर क्या हो जाएगा? -4। और आपको निकालना है n। क्वेश्चन में दे रखा है n दे रखा है 14 और A14 की वैल्यू पूछा है। तो आपके पास A14 का फॉर्मूला होता है a प्लस n-1। पहली बात तो यहाँ पे फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ, an बराबर होता है a प्लस n-1 इंटू डी। किसी भी AP की सीरीज में nth टर्म फाइंड करने के लिए तो a प्लस 14 माइनस 1 गुणे में d। तो a आपके पास कितना है? 14 प्लस 14 माइनस ए हो जाएगा 13 गुणे में यहाँ पे आपके पास d आ गया -4। तो आप देखोगे 14 माइनस हो जाएगा क्योंकि प्लस माइनस माइनस, 13 चौके 52। और आप जब 14 को -52 से घटाओगे, मतलब 52 को 14 से घटाओगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? -38, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है यदि वंदन 20 किलोमीटर प्रति घंटा से दौड़ता है तो उसे 500 मीटर की दूरी को तय करने में कितना मिनट लगेगा? अब ध्यान दीजिए, अगर वो 20 किलोमीटर 1 घंटे में दौड़ता है, 20 किलोमीटर 1 घंटे में दौड़ता है, तो आप कह सकते हो 1 किलोमीटर कितने घंटे में दौड़ेगा? 1/20 घंटे में। मतलब 1 किलोमीटर वो 60/20 मिनट में दौड़ेगा, बराबर 3 मिनट में दौड़ेगा। कितने मिनट में? 3 मिनट में। तो आप कह सकते हो 1 किलोमीटर अगर वो 3 मिनट में दौड़ता है तो 1 किलोमीटर का आधा कितना होता है? 1 किलोमीटर का आधा कितना होता है? 500 मीटर हो जाता है। तो ये कितनी देर में दौड़ेगा? तो आप कहोगे 3 मिनट का हाफ कर दो तो 1.5 मिनट्स में वो कैसे दौड़ जाएगा? 500 मीटर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन। एक दुकानदार एक वस्तु पर उसके क्रय मूल्य का 3/4 भाग अंकित करता है। मतलब वस्तु का कॉस्ट प्राइस अगर 4 रहा होगा तो दुकानदार एक वस्तु का उसके क्रय मूल्य का 3/4 भाग अंकित करता है। तो MRP क्या हो जाएगा? मार्केट प्राइस क्या हो जाएगा उसका? 4 पर 3/4 मतलब 3 हो जाएगा। यदि वह अंकित मूल्य पर 40% लाभ लेकर उस वस्तु को बेचे, मतलब अंकित मूल्य पर 40% का मतलब क्या हो जाता है? 2/5। तो मतलब 5 की वस्तु को 7 पर बेचेगा, 5 की वस्तु को 7 पर बेचेगा तो सेलिंग प्राइस हो जाएगा। तो आप यहाँ पर देखिए मार्क प्राइस को अगर मुझे इक्वल करना है तो यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर 5 से गुणा कर दो और यहाँ पर 3 से गुणा कर दो। तो आप रेशियो देखोगे 5 चौके 20, 5 तियम 15 और 7 तिया 21। ठीक, ये आपके पास क्या आ जाएगा? रेशियो आ जाएगा कॉस्ट प्राइस, मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस का। तो आप ध्यान से बताइए यहाँ पर उसे कितने प्रतिशत का लाभ हो रहा होगा? लाभ हमेशा सेलिंग प्राइस पर होता है रिस्पेक्ट किसके? कॉस्ट प्राइस के। तो सेलिंग प्राइस कितना ज़्यादा है? 1 किस पे? कॉस्ट प्राइस पे। ये हो जाएगा प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट परसेंट के लिए इंटू में 100 कर दो तो 20 से 5 बार जाएगा तो आप देखोगे 5% उसका क्या हो जाएगा? प्रॉफिट परसेंट हो जाएगा। लाभ प्रतिशत उसका हो जाएगा 5%। तो ये था आपका टॉप 25 क्वेश्चंस, जो कि समझ रहा हूं कि ये लास्ट टाइम में आपके लिए एक वैक्सीन की तरीके से सबको क्या देगा? हेल्प करेगा। और आप इन 25 क्वेश्चन के जो सेट प्रैक्टिस सेट आए हैं इसको लगा लीजिए। आप हर चीज़ के बारे में रिवीजन कर लीजिए। जो भी फॉर्मूलाज
ना के बराबर हों उनको बहुत ही बेहतर तरीके से समझ लीजिए, याद कर लीजिए, क्योंकि फॉर्मूला याद नहीं करने हैं, क्वेश्चंस को समझना है, वहाँ पर मेथड लेके जाना है, ना कि फॉर्मूला लेके। तो उम्मीद करूंगा कि आपका एग्ज़ाम बहुत ही बेहतर होगा और सभी लोगों को एग्जामिनेशन की बहुत ही ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। उम्मीद करूंगा कि आप सब लोग का एग्ज़ाम बहुत ही बेहतर होगा और आप सब लोग फिजिकल के लिए सिलेक्शन लेकर ज़रूर आओगे और फिजिकल की तैयारी करके आप सिलेक्शन लेकर जाओगे और वर्दी आपके कंधे पर होगी। ये हमारी सबके लिए सब शुभकामनाएं हैं। सबके माता पिता की जो खुशियां होंगी वो आप लोग ला के दोगे। तो मिलते हैं आप सबसे एग्ज़ाम के बाद। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।